हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबलेट। बहुत ही बढ़िया एक चैप्टर हमारा चल रहा है 10th क्लास की हिस्ट्री से, और इस चैप्टर का नाम है कि स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष, वो भी भारत के। तो भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष इस चैप्टर में हमने पहला पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा मिला है। और इस रिस्पॉन्स को देखते हुए हम इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ले आए हैं, और इन दोनों पार्ट को मिक्स करके हम एक संयुक्त पार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, ताकि एक ही वीडियो में आप कंप्लीट चैप्टर को समझ सके। आप लोगों का ज्ञानवर्धन ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और आप लोग अगर ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ेंगे तो आप केवल आपके बोर्ड की परीक्षाएं ही नहीं, आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी आप बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक सदी हुई तैयारी के साथ आपको अपने कैरियर में लक्ष्य को प्राप्त करना है। और अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, तो उससे आगे हम शुरू करेंगे देसी रियासतों का एकीकरण। अब जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय आज़ादी से पहले तक भारत में जो थे वो लगभग 562 के लगभग जो हैं छोटी बड़ी रियासतें रही हैं। उनके स्वायत्त अपने अपने छोटे बड़े राजा रहे हैं, तो उनको मिलाकर के एकीकृत करके एक राष्ट्र का रूप देना था। तो देखिए, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर रियासतों का बताया है कि रियासत जो थी उन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार इस समय समाप्त हो गया था। लगभग 565 यहाँ पर बताई गई हैं रियासतें, और देसी रियासतें अब भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। तो ये आज़ाद तो किया था, लेकिन यहाँ पर एक विचार दिया गया था कि भाई जिसको भारत में शामिल होना है वह रियासत भारत में शामिल हो सकती है, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना है वो रियासत पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। और इसके बाद भी अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है तो वो स्वतंत्र रह सकती है। इस दौरान भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री, तो भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री की बात कही जाए तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में बड़ी सूझबूझ से काम लिया। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया था। तो उन्होंने एक एक कर सभी रियासती जो सरदार या राजा होते थे उनसे उन्होंने वार्तालाप की और उनको सहमत किया एक संघीय भारतीय संघ को बनाने के लिए। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर की रियासतें ही भारत में शामिल होनी बाकी थी। सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ को वहां की जनता की राय के आधार पर भारतीय संघ में शामिल करने का फैसला किया, क्योंकि वहां के जो राजा रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इसका फैसला आप नहीं करेंगे, आपकी रियासत में रहने वाले जो आम जन हैं उनकी राय के आधार पर होगा। और जनता ने जो अपना फैसला सुनाया वो भारत के हक में सुनाया, इसलिए उनको एकीकृत किया गया भारतीय संघ में। देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये कॉलम आया है। तो भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को आज़ादी के समय ही मिल गया था, 370 धारा लगाई गई थी। इसमें क्या था
कि कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं बच सकता, वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता और वहाँ घूमने जा सकता है, लेकिन वहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रुक सकता। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो रोक थी वो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दी गई। बहुत ही बेहतरीन कार्य हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया। एक तो आज़ादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो कार्य किया गया था वो सराहनीय है, और एक इस धारा को हटा करके जम्मू कश्मीर को सामान्य दर्जा दिया गया भारत के अन्य क्षेत्रों के बराबर ही, तो ये भी एक सम्माननीय कार्य हुआ है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जब आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से पूछा गया तो राजा हरि सिंह ने सहमति दी कि वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, न तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं और न ही भारत में। परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना और कबीलियाई जो थे मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर कबायलियों कौन होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे समूह में रहने वाले जो कबीले थे उन्होंने जो है पाकिस्तानी सेना इन दोनों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तो पाकिस्तान के आक्रमण से त्रस्त यानी कि दुखी होकर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तब उन्होंने अपनी रजामंदी दी कि हाँ, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए कश्मीर घाटी से आक्रांताओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया। जैसे ही हरि सिंह ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए तो तुरंत भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाला और एक एक करके चुन चुन करके जो आक्रमणकारी थे पाकिस्तानी और कबीलियाई जो आक्रमणकारी हुए हैं उनको चुन चुन करके मारना शुरू किया और उनको पीछे धकेलते हुए बाहर कर दिया जम्मू कश्मीर से। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के समक्ष मामला ले जाने के बाद दोनों ओर से युद्ध विराम की घोषणा हुई। तो भारत जो है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को लेकर के गया कि और उसके बाद फिर दोनों के बीच युद्ध विराम की घोषणा होती है। युद्ध विराम के कारण कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के पास रह गया। तो 1/3 भाग कहा है कश्मीर का, ये पाकिस्तान के पास रह जाता है और बाकी भारत के पास होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में अस्थायी तौर पर धारा 370 जोड़ दी गई। तो यहाँ पर बताया कि उसके तुरंत बाद कश्मीर में धारा 170 जोड़ करके उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो यहाँ पर विशेष का मतलब तो विशेष ही है। अगर बजट पास किया जाता है तो उसके लिए अलग से बजट निकाला जाता है। तो सारी सुविधाएं जो हैं जो अन्य देश के हिस्सों में दी जाती हैं उससे अलग विशेष रूप से उसके लिए बनाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं किस तरह से भारत की आज़ादी के बाद इसके लिए जो कानून बनाने का कार्य होता है, संविधान लिखने का जो कार्य होता है, ये कैसे होता है, कब संविधान बनता है, कौन बनाता है और किस दिन इसे लागू किया जाता है। तो देखते हैं। तो संविधान का निर्माण के विषय में हम जानते हैं। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक संविधान सभा का गठन किया गया। सर्वप्रथम इसका गठन अस्थायी रूप से किया जाता है। संविधान सभा में कुल 389 यानी कि 389 सदस्य थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 के 9 दिसंबर को जो ये पहली बैठक हुई थी ये अस्थायी सभा हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके ठीक 2 दिन के बाद इसकी स्थायी सभा गठित की जाती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया। तो 22 समितियां बनाई थी संविधान को बनाने के लिए।
किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति का मतलब है कि संविधान का जो स्ट्रक्चर था वो तैयार करना था, मेन बातें थी उन पर कानून बनाने का कार्य करना था। इस समिति को संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य दिया गया। तो ये जो समिति थी, प्रारूप समिति जिसे कहते हैं, इसको संविधान को तैयार करने का कार्य सौंपा गया। फिर देखिए यहाँ पर संविधान के निर्माण के लिए बहुत से देशों के संविधान पर विविध जो विशेषज्ञ और बुद्धिजीवियों थे उन्होंने विचार विमर्श किया और आखिरकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इतने लंबे समय अंतराल के बाद कितना समय लगता है हमारे देश के संविधान को बनने में? तो हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं और इतना समय लगने के बाद उसको विशेष रूप से तैयार किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे क्या कर दिया गया? कानूनन दर्जा दे दिया गया और ये लागू कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष यह दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे संविधान को बनाने का मूल आधार जनता की भावना थी। तो जनता की भावनाओं को देखते हुए समझते हुए ही इस संविधान को तैयार किया गया था। इस कारण संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा जनतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो ये हमारे प्रस्तावना में, संविधान में कहा गया है कि हमारा देश जो है वो सार्वभौम है और समाजवादी है तथा पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा और वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, तथा जनतांत्रिक गणराज्य है, जो जनता के द्वारा तंत्र को चुनने का जो कार्य किया जाएगा। तो संविधान किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम और कानूनों का दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया संविधान निर्माण के मामले में। कुछ ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं जिससे कि कोई किसी दूसरे का शोषण न करे, लेकिन फिर भी हमारे जो संविधान की जो परिनीति है वो 26 जनवरी 1950 से शुरू होती है और आज तक यह भिन्न भिन्न रूपों में हमारे बीच लोगों के द्वारा यूज की जाने वाली सबसे बड़ी कानून की किताब है। अब हम देखेंगे देश के प्रथम चुनाव। तो देश में प्रथम चुनाव कब हुए, किन के बीच में हुए और कौन इसमें जीतता है, कितनी सीटें थी, और ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो भारत के पहले आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी के दौरान हुए थे। 1951-52 में पहले आम चुनाव होते हैं। इस चुनाव में लगभग 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने, तो 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। इस चुनाव में लोकसभा की कुल 489 यानी कि 489 सीटें थी तथा 14 राष्ट्रीय और 63 क्षेत्रीय तथा स्थानीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। तो उस समय 1951-52 में हमारे देश में 14 राष्ट्रीय दल थे, तो 63 क्षेत्रीय और स्थानीय दल थे जिन्होंने इस चुनाव में सक्रिय हिस्सा लिया था। संभवतः यह विश्व में पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सहभागिता की। तो इतनी बड़ी संख्या में जनता की सहभागिता यानी कि योगदान, ये है विश्व का सबसे अधिक सबसे बड़ा पहला आम चुनाव था।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस चुनाव में भारी विजय प्राप्त की। तो जैसे ही कांग्रेस इसमें जीतती है तो इस जो दल के अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पहले प्रधानमंत्री भी सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यहाँ पर पहले आम चुनावों में भाग लेते मतदाता यहाँ दिखाया गया है। तो ये चुनाव प्रक्रिया हमारी आज भी इसी तरह से चलती है, बस फर्क इतना है कि आज ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन के विषय में कि किस तरह से हमारे देश में राज्य का जो पुनर्गठन होता है आज़ादी के बाद वो किया जाता है। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत के शासन को अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया था। तो अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए। जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े जो रियासतें थी उनके टुकड़े किए और उनकी सीमाएं निर्धारित की और अपने जो शासन को चलाने के लिए एक सुगम रास्ता ढूंढ लिया था। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अतः देश में भाषा और भौगोलिकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य थे जो आपस में मिक्स थे, कोई भाषा कोई बोल रहा था तो वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की संस्कृति अलग प्रकार की थी, तो ये बहुत से बेमेल थे। तो इनको ठीक से मेल करने के लिए जो है राज्यों का पुनर्गठन करना एक अति आवश्यक था। तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन का मतलब है राज्यों को फिर से गठित करना। इस आयोग का कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो अधिनियम पास हो जाता है। तो 1956 में पहले सिफारिश तो होती है 1953 में, और 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये पास हो जाता है और इसके द्वारा देश में भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना होती है। तो आजादी के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है तो उसके अनुसार भारत में पहले 14 राज्य थे और उनमें भी सबसे पहले जो राज्य गठित हुआ था उसका नाम था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल थे। हिंदी को भारत की कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही अंग्रेजी को बड़े स्तर पर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता रहा, क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर रखा था इंडिया पर, तो उनके सारे प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी भाषा में होते थे। तो वो भी लगातार चलती रही, लेकिन भारतीयों की ज़्यादा निरक्षर होने की वजह से एक और जो हमारी हिंदी भाषा है उसको सर्वोपरि दर्जा दिया गया इन राजकीय कार्यों में। तो इसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतंत्रता। तो यहाँ ब्रिटेन से जो आए हुए कंपनी के अधिकारी थे जो अंग्रेज थे, उनको तो हमने 15 अगस्त 1947 को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज अब भी टिके हुए थे हमारे देश में आज़ादी के बाद भी, और वो थे फ्रांसीसी और पुर्तगाली, जो बाद में वो हमारे देश से जाते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस और पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पंडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो ये स्थान जो है ये उड़ीसा और उड़ीसा से नीचे की तरफ के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु की तरफ के क्षेत्र हैं, ये फ्रांसीसियों के जो है हिस्से में रहे हैं, जिन्हें हम पूर्वी क्षेत्र कहते हैं भारत का। और यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ईस्वी में भारत को वापस लौटा दिए थे। जैसे ही भारत का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, भारत संगठित हुआ, एक माला के रूप में पिरो दिया गया,
तो जब उसको एक ताकत के रूप में देखा गया, जिसकी वजह से फ्रांसीसी शायद ये सोच करके घबरा गए होंगे कि अब बारी उनकी है, तो इसलिए उन्होंने बगैर कहे ही अपने आप ही इन कब्जाए गए क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया था। जबकि गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली जैसे नगरों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापस नहीं लौटाना चाहते थे। जैसा कि फ्रांसीसियों ने अपने आप ही एक कब्जाए क्षेत्रों को छोड़ दिया था 1954 में, लेकिन जो गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली जो क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में था और पुर्तगाली इन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन अंततः भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। ऐसा ही होना था क्योंकि फ्रांस ने समझदारी से काम लिया, लेकिन पुर्तगालियों ने ऐसा नहीं किया और भारत की जो सेना थी उसने पुर्तगालियों को 1961 में भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो डियर स्टूडेंट, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? इस गुट निरपेक्ष का क्या मतलब है? गुट निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र का या किसी भी समूह का कोई हिस्सा न होना, या तो सभी के फेवर में बोले या किसी एक के फेवर में भी न बोले। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर दो विरोधी गुटों में बट गए थे। तो विश्व युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध, और ये गुट के आधार पर युद्ध चल रहा था। एक तरफ ध्रुवीय शक्तियां थी तो दूसरी तरफ कौन सी शक्तियां थी? तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र इस युद्ध में लड़ रहे थे। एक एक करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए आपस में युद्ध छिड़ जाता है। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। अमेरिका के नेतृत्व में बने गुट को पश्चिमी ब्लॉक कहा जाता था। तो देखिए, अमेरिका और रूस के बीच में भी काफ़ी जो सोवियत संघ के नाम से रहा है, जो यूरोपीय कंट्रीज से मिलकर के बना था, उन्होंने अमेरिका के साथ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को पूर्वी ब्लॉक कहा गया था। तो अमेरिका के नेतृत्व में बने हुए गुट को पश्चिमी ब्लॉक कहते थे और सोवियत संघ के गुट में बने जो ग्रुप थे उसमें उसको पूर्वी ब्लॉक कहा जाता था। आर्थिक, तकनीकी विषय और सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत ने दोनों गुटों से समान मित्रता रखने का प्रयास किया। तो आर्थिक तकनीकी सहयोग यानी कि तकनीकी ज्ञान सीखना और आर्थिक यानी कि व्यापारिक रूप से संबंध सही स्थापित रखना, इनके लिए जो है दोनों गुटों से भारत ने समान मित्रता के भाव रखे थे। स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो भारत ने पहले ही संविधान में जिक्र कर दिया था कि भारत विश्व में बने ऐसे किसी भी गुट का कोई सदस्यता हासिल नहीं करेगा, न ही किसी के पक्ष में बोलेगा। वह केवल सही के लिए ही बोलेगा और सही के साथ खड़ा रहेगा। भारत तृतीय विश्व के देशों की स्वतंत्रता बनाए रखने का इच्छुक था। तो यहाँ पर कहा है कि भारत तृतीय यानी कि तीसरे विश्व के देशों की स्वतंत्रता, जो विकासशील देश थे, एक देश होता है अमीर जो विकसित हो चुका है वो पहले विश्व है, और जो दूसरा है वो है बिल्कुल गरीब, और जो तीसरा है वो है गरीब भी नहीं है और अमीर भी नहीं है, लेकिन वो मध्यम है, तो विकासशील है। अतः भारत ने शुरू से ही इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई थी। हमारी विदेश नीति किसी भी गुट में शामिल न होकर सही को सही और गलत को गलत कहने पर आधारित रही है। भारत के लिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन वैश्विक शांति तथा विकासशील देशों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है। तो भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति रही है वे सदा से ही वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रही है और इसके साथ ही विकास की डगर पर आगे बढ़ने की रही है तथा विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच में
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का प्रतीक रही है। सामंजस्य बैठाने का कार्य करने वाली ये नीति भारत के द्वारा अपनाई जाती है और विशेष तौर से किसी भी युद्ध में अपना सक्रिय योगदान न देने की वजह से भारत को एक अच्छी नज़र से भी देखा गया है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है जिसमें जापान को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। तो उस समय भी एक कंडीशन अलग थी, लेकिन भारत ने अपना उसमें कोई भी सक्रिय रोल नहीं दिया था। फिर इसके बाद भारत अपने देश के लिए ही काफ़ी हद तक कार्य करता रहा, उसके लिए ही, उसकी गरीबी को मिटाने के लिए सभी तरह के डिसीजन लेता रहा। किसी बाहरी हलचल में कोई विशेष रुचि भारत ने नहीं दिखाई। नंबर आता है हरित क्रांति का, कि किस तरह से हमारे देश में विभिन्न कार्य हुए। आज़ादी के बाद लोगों को पुनर्स्थापित किया गया, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फ्रांसीसी पुर्तगाली उनको देश से निकाला गया, भारत गुट निरपेक्ष नीति को अपनाता है। तो बहुत से कार्य जो है भारत ने इन वर्षों में किए हैं। पहले आम चुनाव भी इसी समय होते हैं। तो देखिए, अब हरित क्रांति की बारी है। तो देश के विभाजन के साथ ही बहुत सी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। तो यहाँ आपको पता ही होगा कि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को उपजाऊ बनाती है। तो बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली जाती है। 1960 ईस्वी के दशक में भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध तथा सूखे ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया था। तो 1960 के दशक की बात कही गई है। तो उसमें युद्ध हुए थे हमारे देश के, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक कमजोरी देश की बढ़ती जा रही थी और उस पर भी जो सूखा पड़ा था उसने तो और भी जबरदस्त प्रहार किया था। इस कारण देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नई कृषि की घोषणा की गई। तो जब लोगों के खाने पीने के लिए कोई अनाज का भंडार ही नहीं बचा था, तो यहाँ पर किसानों के लिए एक नई कृषि नीति बनाई गई। इस नीति के तहत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ते और उन्नत बीज खाद एवं तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया। तो किसानों को अच्छी तकनीक सिखाई गई, उनको अच्छे बीज प्रोवाइड करवाए गए और उनको सभी तरह के यंत्र ताकि वो ले सके, इसके लिए उनको लोन दिया गया और जो कृषि विधि है वो भी उनको सिखाई गई। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई व सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप 1970 ईस्वी के दशक की शुरुआत तक आते आते देश में गेहूं, चावल और मक्का की खेती में 2.5 गुना तक वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर 2.5 का मतलब है कि डबल होने के बाद फिर से आधी यानी कि 2.5 गुना की वृद्धि हो जाती है 1970 के दशक की शुरुआत में आते आते। और कौन कौन सी फसलों में ये 2.5 गुना की वृद्धि होती है, तो वो है गेहूं, चावल और मक्का। इनकी कृषि में हमारा देश बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता चला जाता है। अब इस दौर में कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। तो इस समय के दौरान जो तीव्र वृद्धि हुई थी, हरित क्रांति इसी को ही कहा जाता है। क्यों हुआ था ऐसा? जी, यहाँ 1970 के दशक की शुरुआत की बात कही गई है। तो 1965-66 में पंजाब यूनिवर्सिटी जो वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर इंग्लैंड गए थे और वहाँ से वो हरित क्रांति की जो तकनीक थी जिसमें एक ही सीड से, एक ही दाने से बहुत सारे दाने प्राप्त किए जा सकते थे, उपज की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है, वो तकनीक सीख करके आए थे। इसीलिए इस 1970 के दशक की बात बताई है कि यहाँ पर 70 के आते आते हमारा जो खाद्यान्न है वो भंडार भर गया था और भरने लग रहा था।
अब हम अगर बात करें यहाँ पर, क्रांति केवल हरित क्रांति के नाम से नहीं होती है। क्रांति कई तरह की आई है हमारे देश में और यहाँ वो उत्पादन से ही संबंधित रही हैं। हरित क्रांति यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। दूसरी है पीली क्रांति, यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और तीसरी क्रांति है नीली क्रांति, यह मत्स्य पालन से संबंधित है। फिर श्वेत क्रांति है, यह दूध उत्पादन से संबंधित है। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ क्रांतियों के विषय में पता चला है। डियर स्टूडेंट, इन क्रांतियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, तो इनके विषय में अच्छे से डिटेल से आपको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं आपातकाल का दौर। तो आपातकाल का क्या दौर रहा, क्या कारण थे आपातकाल लागू करने के, ऐसा क्यों हुआ कि देश में आपातकाल हुआ। तो देखते हैं, आज़ादी के बाद 1975 ईस्वी में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव किया। तो भारत ने अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव 1975 में किया था। 1971 ईस्वी में चुनी गई इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। तो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इसी नारे के दम पर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। सरकार बनने के एक वर्ष के अंदर ही दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो दिसंबर 1971 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और इसमें बहुत क्षति होती है दोनों देश की सेनाओं को। फिर इसी को शांत करने के लिए बांग्लादेश का निर्माण होता है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि जरूर हुई, लेकिन अन्य मुद्दे जैसे मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी, बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, सूखा और मानसून की असफलता से जनता में असंतोष बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह जो 1971 में युद्ध चला था, इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए और बहुत से मुद्दे थे जिसमें बाजारों में मंदी आ गई थी, जो युवा थे वो बेरोजगार थे, गरीबी बढ़ती जा रही थी, खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो चुकी थी और बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे उनकी समस्या अलग से थी, सूखे पड़ रहे थे, कहीं पर तो मानसून देरी से आ रहा था। इन सभी की वजह से एक असंतोष बढ़ने लगा था और राष्ट्रव्यापी हड़तालों व छात्र आंदोलनों के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। इनमें से मुख्य तौर पर गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों से कानून व्यवस्था की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि इस भूखमरी के हालात में, तंगी के हालात में हमारे देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों ने तो कहीं पर, कामगारों ने तो कहीं पर किसानों ने जगह जगह हड़तालें शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी और इस कारण 1974 ईस्वी तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार से जनता का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो गया था। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके इन सभी दशाओं की वजह से एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था जनसंख्या का, वो इंदिरा गांधी की सरकार से नाराज हो गया था। 12 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी करार दिया गया। तो यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय वह 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाता है और उसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में जीतने के लिए अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी करार दिया जाता है। इस फैसले के अनुसार अब वह किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी। तो कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए इंदिरा गांधी अब किसी भी सम्मानित पद पर नहीं रह सकती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चित्र यहाँ दिखाया गया है और ये 12 बजे का चित्र है। 12 बजे जो सुबह या रात जो हम कहते हैं, ठीक रात के 12 बजे
तो वो अगला दिन का आगाज होता है जून 26 यानी कि 26 जून 1975 को पीएम इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अब हम देखेंगे आगे क्या बताया गया है। इस दौरान लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं और इंदिरा गांधी की इन गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी की इन नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे हमारे जेपी। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ उन्होंने खुल करके इसका विरोध किया था इंदिरा गांधी जी की नीतियों का, और वे भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी को लेकर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन कर रहे थे। तो इस तरह से सरकार को उन्होंने घेरा था। जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ लेकर के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने देश में उपजे राजनीतिक संकट और न्यायालय के फैसले के आधार पर भी इंदिरा गांधी पर अपने पद से त्यागपत्र देने का दबाव बनाया था और वह बार बार एक ही डिमांड कर रहे थे इन सभी जनसभाओं में कि इंदिरा गांधी अपने जो पद है उससे त्यागपत्र दे और सरकार झुक जाए, मतलब और सरकार सरेंडर कर दे। तो ये बार बार वहां पर डिमांड उठाई जा रही थी कि यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। और फिर आगे देखते हैं, जेपी ने राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों यानी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये एक पंक्ति है कवि दिनकर की, हिंदी के बहुत ही पहुँचे हुए कवि हुए हैं। इनकी कविताएं बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली होती हैं और उनकी ये पंक्तियां हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस पंक्ति को लेकर के जेपी ने ये नारा दिया और कहा कि जनता आती है को नारे का रूप दे दिया। इंदिरा गांधी ने स्वयं को चारों ओर से घिरा या घिरता हुआ देखकर 25 जून 1975 ईस्वी को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इंदिरा गांधी को जब लगा कि अब कोई चारा नहीं है, अब देश धीरे धीरे उनके खिलाफ इकट्ठा हो रहा है, तो उस स्थिति को संभालने के लिए, अपनी गद्दी को संभालने के लिए उन्होंने जो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, उसको लागू कर दिया। आपातकाल लगने के तुरंत बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस खुल करके किसी भी विषय पर नहीं बोल सकती थी। तो देखिए यहाँ पर आपातकाल के विषय में बताया है क्या होता है ये। तो आपातकाल की घोषणा जब करती है इंदिरा गांधी, और वो समय था 26 जून 1975, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर रात के 12 बजे करती है, तो यहाँ 25 जून 1975 आया है। और फिर देश में आंतरिक व बाहरी संकट के कारण केंद्र व राज्य सरकारों की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में आ जाना। तो यहाँ पर बाहरी और आंतरिक सिचुएशन जब बिगड़ जाए या संकट आ जाए, तो उस अवस्था में केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी राष्ट्रपति के पास उनके हाथों में आ जाती है। उसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं आपातकाल लगने के बाद जब प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन में शामिल जयप्रकाश नारायण व अन्य विपक्षी नेताओं जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह और चंद्रशेखर तथा असंख्य छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ इस जन आक्रोश में जो जन आंदोलन चल रहा था उसमें ये सभी बड़े बड़े लीडर शामिल थे। अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन ये लीडर शामिल थे। मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, चंद्रशेखर और बहुत से असंख्य यहाँ बताया है कि जो छात्र नेता थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी
प्रतिबंध लगाकर उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे हम आरएसएस कहते हैं। उस संघ के यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया और आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इतनी भारी संख्या में भारत में लोगों को गिरफ्तार किया गया था आपातकाल के समय। इस दौरान अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा संसद को निष्प्रभावी बना दिया गया। तो यहाँ पर जो संसद होती है, जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है, उसको निष्क्रिय सा कर दिया था इस समय। और जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें थी, उनमें से अधिकांश को बर्खास्त कर दिया गया था। तो विपक्षी दलों यानी कि कांग्रेस के अलावा अगर किसी राज्य में सरकार थी तो उस सरकार को खारिज कर दिया गया था। परिवार नियोजन यानी कि नसबंदी कार्यक्रम को भी सख्ती से लागू किया गया। तो ये जो है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक नियोजन प्लान लेकर के आई थी, जिसे नसबंदी के द्वारा जनसंख्या को रोकने का कार्य सौंपा गया था। और हालांकि आपातकाल के दौरान हो रही ज्यादतियों का जनता ने तीव्र विरोध जारी रखा। तो ये आपातकाल के दौरान जो जितने भी ज्यादतियां यानी कि उन पर परेशानियां थोपी जा रही थी, उन्हें तकलीफें जो जनता को दी जा रही थी, उसका विरोध जनता ने अपनी तरह से जारी रखा, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सरकार को, तत्कालीन यानी कि उस समय की जो सरकार थी, उसको 21 मार्च 1977 ईस्वी को आपातकाल समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। तो सरकार को 2 साल लग गए लगभग यहाँ पर इस आपातकाल को समाप्त करने के लिए। इसी साल देश में आम चुनाव हुए थे। तो 1977 में ही देश में आम चुनाव होते हैं, जिसमें गैर कांग्रेसी दलों की पहली गठबंधन सरकार बनी थी। तो यहाँ देखिए, पहली गठबंधन सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी दलों की पहली बार। इससे पहले कांग्रेस का ही शासन पर राज रहा है 1977 तक, और 77 में ही मार्च के बाद गैर कांग्रेसी पहली सरकार बनती है हमारे देश में। तो यहाँ पर देखिए एक और ऐसी जानकारी मिल रही है। शाहबानो मामला क्या था, इसके विषय में जानते हैं। कौन थी ये शाहबानो, जिसका जिक्र हमारी हिस्ट्री की बुक में किया गया है। तो भारत में लंबे समय से मुस्लिम धर्म में किसी न किसी रूप में 3 तलाक की प्रथा रही है। तो 3 तलाक की प्रथा के खिलाफ हमारे देश में जो है जागरूकता फैलाई जा रही थी, और ये प्रथा फिर भी हमारे देश में रही है और आज भी है। 5 बच्चों की मां 62 वर्षीय शाहबानो नामक मुस्लिम महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया था। तो देखिए यहाँ पर 62 वर्षीय, यहाँ तो हमारे समाज में 60 वर्ष का होते ही रिटायरमेंट की उम्र आती है और बूढ़ा बूढ़ी जो है अपने परिवार को पूरा समय देते हैं। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है। 62 वर्षीय शाहबानो नामक एक मुस्लिम महिला थी और उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया था। बोलो ये भी कोई बात हुई। और उस पर भी उसके 5 बच्चे थे। पति द्वारा गुजारे भत्ते से इनकार कर दिए जाने पर शाहबानो ने न्यायालय की शरण ली थी। तो शाहबानो ने कहा कि भाई अब मैं भी बुजुर्ग हो चली हूँ और 5-5 बच्चे हैं, मुझे भी अपना जीवन अच्छे से जीना है। तो उसने अपने पति से गुजारे के लिए गुजारे भत्ते की मांग की। तो उसके पति के द्वारा इनकार करने पर शाहबानो न्यायालय की शरण लेती है, यानी कि उसमें केस करती है। यह फैसला शाहबानो के पक्ष में आया। तो जज ने भी जो है शाहबानो की सिचुएशन को देखते हुए फैसले में उसकी ओर काफ़ी झुकाव किया, लेकिन गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए शाहबानो ने उच्च न्यायालय में याचिका डाली। तो यहाँ पर पहली जो न्यायालय थी उसने ये तो कहा था कि भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कोई निश्चित रकम नहीं बताई थी। तो उसको बढ़ाने के लिए, तय करने के लिए शाहबानो उच्च न्यायालय में याचिका डालती है। उच्च न्यायालय
ने गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया और उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया कि भत्ता देना चाहिए, और परंतु निर्णय के विरुद्ध उसके पूर्व पति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। अब यहाँ पर सबसे ऊंची जो न्यायालय है हमारे देश की, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसमें उसके पति ने अपील कर दी शाहबानो के जो फेवर में डिसीजन आया था उसके खिलाफ। 1985 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सही साबित करते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी निचली अदालतों के फैसलों को सही मानते हुए शाहबानो के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया। न्यायालय द्वारा दिया गया यह फैसला मुस्लिम समाज, विशेषकर महिलाओं के लिए बड़ा प्रगतिशील कदम हो सकता था। लेकिन तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो हमारी अदालत है उसने जो फैसला सुनाया था, यहाँ पर जो मुस्लिम महिला थी उसको देखते हुए हमारे देश की सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए सकारात्मक एक कदम उठने वाला था, प्रगति उनके जीवन में आने वाली थी। लेकिन इस फैसले का पुरातन पंथी मुस्लिम नेताओं तथा संगठनों द्वारा विरोध करते हुए सरकार पर दबाव बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो पुरातन यानी कि पुरानी धारणाओं को लेकर चलने वाले जो पंथ हैं, जो समूह में रहने वाले जो लोग हैं, जो पुराने विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं लोगों ने इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए मुस्लिम समाज के उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है, जीत कर भी हार गई थी शाहबानो। तो शाहबानो न्यायालय में जीती, फिर उच्च न्यायालय में जीतती है और फिर उच्चतम न्यायालय में भी जीतती है, और फिर भी वो हार जाती है। ऐसा कैसे हुआ वो हम आपको जरूर बताएंगे कि वो जीत कर भी कैसे हारती है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए दबाव बनाया गया था सरकार पर मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, परिणाम स्वरूप राजीव गांधी सरकार ने, तो राजीव गांधी की जो सरकार थी उसने 1986 ईस्वी में संसद में कानून बनाया था। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला शाहबानो के फेवर में दिया था, लेकिन संसद जो कानून बनाती है सर्वोच्च न्यायालय उस पर कार्य करता है, और उस कानून को बदलना है तो फिर जनता यानी कि पूरे देश की जो जनता है, जिन प्रतिनिधियों को जीत करके भेजती है, अगर वो सारे एग्री करके किसी डिसीजन को बदलना चाहे तो पलटा जा सकता है। यहाँ पर इसी ताकत के आधार पर राजीव गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। हालांकि सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति का कई महिला संगठन और मुस्लिम महिलाओं की जमातों तथा बहुत से बुद्धिजीवियों ने जोरदार विरोध किया था। ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री और संसद ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया हो और कहीं से आवाज भी न उठे। तो हमारे देश की जो महिला संगठन थे या मुस्लिम महिलाओं की संगठन थे और बुद्धिजीवी जो लोग थे, उन्होंने इस तुष्टीकरण की नीति को जो है पुरजोर विरोध किया था। और ये तुष्टीकरण की नीति का मतलब है कि अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी विशेष समुदाय का लाभ देना, है ना। तो यहाँ देखिए, परंतु सरकार के दखल के कारण शाहबानो उच्च न्यायालय में जीतने के बाद भी हार गई। तो यही कारण था कि राजीव गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसा किया था। अब देखिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप शाहबानो से जुड़े मामले में न्यायालय द्वारा हाल ही में जो निर्णय दिया गया है उस पर रिपोर्ट तैयार करें। तो रिपोर्ट तैयार करने की बात है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक नियोजन और विकास आया है। इस चैप्टर में हम देखेंगे आर्थिक नियोजन और विकास के क्या मायने रहे इन 50 वर्षों में भारत के लिए। तो 1944 ईस्वी में ही भारत में 8 बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान के रूप में भूमि सुधार, सरकारी या सहकारी पद्धति, योजनागत विकास के लिए आर्थिक परियोजन प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हमारे देश में पहले तो उद्योग थे नहीं, और थे तो
लघु स्तर पर थे, छोटे छोटे उद्योग थे। लेकिन 1944 में हमारे देश के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर के बॉम्बे प्लान बनाया और इसके तहत बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने की उन्होंने चेष्टा की। लेकिन देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना तथा समाजवाद के विस्तार पर बल दिया गया। तो यहाँ समाजवाद को मजबूत किया गया, समाज को मजबूत किया गया और जो सरकारी संस्थान थे वो स्थापित किए गए। इस दिशा में प्रधानमंत्री नेहरू ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को सलाहकारी संस्था योजना आयोग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो 15 मार्च 1950 की बात कही गई है, तो प्रधानमंत्री पहले नेहरू जी थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को निर्मित करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की थी। इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आर्थिक नियोजन के विषय में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों को एक निर्धारित सीमा में पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। तो ये आर्थिक नियोजन कहलाता है कि वे संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वो आने वाले समय के लिए भी हमारे पास बने रहे और जो प्रेजेंट में यूज करने वाले हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा दबाव न हो। तो यहाँ आगे देखते हैं। इसके बाद 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी कब? 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इस समय जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा दी गई सलाहों और योजनाओं पर संशोधित दिशा निर्देश देना था। तो दिशा निर्देश देना था जो योजना आयोग द्वारा जो भी सलाह बनाई जाती थी उनके ऊपर। तत्कालीन सोवियत संघ की 5 वर्षीय योजना से प्रभावित होकर भारत में भी 5 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो ये जो सोवियत संघ था हमारे देश के लिए बहुत से इसने सहयोग दिए हैं। तो सोवियत संघ में 5 वर्षीय योजनाएं लागू होती थी, वो वहां की सरकार अपने क्षेत्र में करती थी। उसी के आधार पर हमारे देश में भी ये 5 वर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। और फिर हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा कठोर सरकारी नियमन के कारण स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का वातावरण विकसित नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और कठोर सरकारी नियम थे जिसकी वजह से जो स्पर्धा थी उसका वातावरण विकसित नहीं हो पाया था। समय समय पर लागू की गई आर्थिक औद्योगिक नीतियाँ भी पर्याप्त सुधार नहीं कर पाई। तो हमारी सरकार ने बहुत से जो है आर्थिक नीतियां अपनाई थी देश में अलग अलग क्षेत्रों में उनका विकास करने के लिए, लेकिन फिर भी वो नीतियां जो है पर्याप्त सुधार नहीं कर पाई थी। उधर 1980 के दशक में विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण 1991 ईस्वी तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। तो बार बार 1980 से लेकर के आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी हमारे देश के अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, जिस पर धन अधिक खर्च होता था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता था। तो 1991 ईस्वी तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर कर्जे लेने शुरू कर दिए थे भारत ने। विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो यहाँ पर 2 बड़े जो विश्व के लेवल के जो पैसा प्रोवाइड करवाते हैं उस पर ब्याज पर, तो उसके लिए यहाँ पर हमारी सरकार को इनका दरवाजा जो है खटखटाना पड़ा था। और वो कौन से थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन
बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। 47 टन खरबों रुपए का ये सोना गिरवी रखना पड़ा था उस समय देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए। और पता नहीं उस समय से हमारा देश ऐसा 47 टन सोना देकर जो है आर्थिक संकट से उबर ही रहा है। तब से आज तक उबरा नहीं है, लेकिन लगातार उबर रहा है। ये आर्थिक संकट पता नहीं ये क्या है, ये रबड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है, कब ये खत्म होगा। तो यहाँ तक कि हमारे देश ने अपना लगभग 50 टन सोना भी इसमें खपा दिया, फिर भी ये संकट जो है ख़त्म नहीं हो रहा। तो देखिए, अतः भारत को 1991 ईस्वी में आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने पड़े। तो यहाँ पर जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थे, उन्होंने 1991 में जब भारत ने इनसे ऋण लिया तो उन्होंने कुछ आर्थिक शर्तें भी मानने के लिए मजबूर किया था भारतीय सरकार को। तो इसके बाद भी भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रहा। तो इसी समय के दौरान जब 1991 में ये सारी घटनाएं घट रही थी, तो हमारे देश ने भी विश्व के लिए अपने जो द्वार थे, ट्रेड के द्वार जिसे बोलते हैं, व्यापार की दृष्टि से वो खोल दिए थे। और इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान हमारे जो उद्योगपति थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया था। ये देश अपने 50 वर्षों की आज़ादी में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखता है, सरकार की तानाशाही भी देखता है, तो जनता का सहनशीलता होना भी देखता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ रहा था। तो भारत जो विदेशी नीति थी उसको भी अपना करके अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अतः जल्द से जल्द हम आपको इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए आप अपने स्टडी टिपलेट चैनल के साथ। एक बहुत ही बढ़िया और यूजफुल आप लोगों के लिए ये स्टडी टिपलेट चैनल है। ये आपको एक ही मंच प्रोवाइड करवाता है SSGK स्टडी ज्ञान देने के लिए। इसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ के साथ साथ फिर यहाँ पर जीके और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल जॉब होती हैं और HSC के द्वारा जो जॉब निकलती हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।